हेलो एवरीवन। सुधा दीदी ने आते ही आदतन पति बच्चों और अड़ोस पड़ोस की बुराई शुरू कर दी थी, जो मेरे क्या किसी के लिए भी नई बात नहीं थी। मधुप ने तो इनके शुरू होते ही तुरंत ब्रीफ केस उठाकर ऑफिस की राह पकड़ ली। छोटी बेटी श्रेया टिफिन उठाकर कॉलेज निकल ली और मैं सदैव की भांति किचन संभालते शांति से इनका आलोचना पुराण सुनने लगी। सुधा दीदी का स्वभाव ही ऐसा है, हमेशा दूसरों में छेद ढूंढने में लगी रहती है। इसी कारण इन्हें ना इनके घर वाले तवज्जो देते हैं और न बाहर वाले। जब बहुत भर जाती हैं और कोई सुनने वाला नहीं होता तो भड़ास निकालने मेरे पास चली आती हैं। वे तो सब उगलकर हल्की होकर चली जाती हैं, लेकिन मेरा मन कई कई दिनों तक भारी रहता है। मधुप और बच्चे इनके इसी स्वभाव की वजह से हर वक्त इनसे कन्नी काटने में लगे रहते हैं, पर मुझे मजबूरी में सब कुछ सुनना और झेलना पड़ता है। तुम भी अजीब हो, अपने लेखों कहानियों से पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करती रहोगी पर अपनी सगी इकलौती ननद को कुछ नहीं सुझाओगी। सुधा दीदी ने उल्हाना दिया। दीदी, अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आप बड़ी हैं, समझदार हैं। अच्छा बताइए, लंच में दाल बाटी बना लूं? आपको पसंद है? हाँ बिल्कुल, मधुप को तो बहुत पसंद है। श्रेया और निष्ठा को भी पसंद है। अरे हाँ, मैं तो पूछना ही भूल गई, निष्ठा का वहाँ मन लगाया नहीं। आई हूँ जब से अपनी रामायण सुनाए जा रही हूँ। निष्ठा ठीक है, धीरे धीरे सेट हो रही है। नई नई नौकरी है, थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। मैंने तो उसे सबसे घुल मिलकर रहने को कहा है ताकि मन लगा रहे। एक तो उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है नामिया। सुधा दीदी को निष्ठा के बारे में बताते हुए मैं अनायास ही उनके ख्यालों में खो गई थी। इंजीनियरिंग करके निष्ठा ने गुड़गांव में एक ख्याति प्राप्त एमएनसी में ज्वाइन किया था। नामिया उसके ऑफिस में ही काम करती थी और उसके पास वाले फ्लैट में ही रहती थी। दोनों साथ साथ ही ऑफिस आती जाती थी। नामिया ने निष्ठा को उसके ऑफिस के सभी कलीग्स के बारे में पहले ही पूरी जानकारी दे दी थी, जो निष्ठा ने खूब मजे लेकर मुझे सुनाई थी। सौम्या एक नंबर की आलसी है, हमेशा अपना काम दूसरों पर लादने की फिराक में रहेगी, उससे बचकर रहना। नागार्जुन, अज्जल और सागर ये सब वो हैं जितना बनते हैं उतनी उनको नॉलेज है नहीं। सुधांशु बॉस का चमचा है, हर वक्त उन्हीं के आगे पीछे घूमता रहेगा। मैं निष्ठा की बातें सुनकर खूब हंसी थी। अच्छी दोस्त बनाई है तूने, इधर उधर की लगाई बुझाई से खूब मनोरंजन करेगी तेरा। इस तरह हल्के में उठी बात हल्के में ही समाप्त हो गई थी। निष्ठा का प्रसंग छिड़ जाने से मुझे अचानक यह भी याद आया कि कल उसका पहला प्रेजेंटेशन है। आपने अच्छा याद दिलाया दीदी, वह जरूर कल के प्रेजेंटेशन की तैयारी में डूबी होगी, तभी कल से फोन भी नहीं किया है। खाना पीना तक भूल जाती है ये लड़की। मैंने तुरंत निष्ठा को फोन मिलाया। वह थोड़ी अनबनी सी लगी, लगता है प्रेजेंटेशन को लेकर प्रेशर में है। उसका ख्याल झटक कर मैं काम में लग गई थी, पर मन बार बार वहीं अटक जाता था। पहले मैं जब भी इसे लेकर अपनी चिंता जाहिर करती थी, वह नामिया का हवाला देकर मुझे तसल्ली दिलाने का प्रयास करती। मम्मा, नामिया है ना मेरे पास, वह दादी अम्मा की तरह बुखार में मेरा ख्याल रख रही है। यहाँ मत जाओ, वे मत खाओ, इससे मत मिलो, अब रेस्ट कर लो। तेरी इस दादी अम्मा से एक बार मिलना पड़ेगा मुझे, बहुत सुन चुकी हूँ इसके बारे में। मजाक में बात खत्म करते हुए मैं भी निश्चित हो जाती थी, पर आज तो इसने नामिया का नाम तक नहीं लिया। यह मेरे लिए और भी चिंता की बात थी। कुछ सोच समझकर मैंने निष्ठा को फिर फोन लगाया। निष्ठा बेटी, थोड़ा बहुत प्रेशर होना तो वाजिब है, इससे इंसान अच्छा परफॉर्म करता है, पर हाँ ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ना हो तो नामिया को मैं बाद में बात करती हूँ। निष्ठा ने फोन बंद कर दिया था। स्पष्ट था वह मुझसे अपनी परेशानी, तनाव या जो कुछ भी मामला था शेयर नहीं करना चाहती थी। नामा के नाम से इसका बिदकना भी हैरत वाली बात थी। इधर खाने के बाद सुधा दीदी का आलोचना पुराण फिर से आरंभ हो गया था। दीदी, मुझे सिर दर्द हो रहा है, थोड़ा लेटना चाहती हूँ, आप भी आराम कर लीजिए। मैं अपने कमरे में आकर लेट गई थी। निष्ठा के
अनमनेपन ने मेरी चिंता बढ़ा दी थी। नाम्या इसे हिम्मत देने के लिए इसके पास है या नहीं, मैं बहुत विकल हो रही थी। पर निष्ठा को फिर से फोन कर और परेशान करने का मन नहीं करता। देर शाम जब नहीं रहा गया तो मैंने उसे फोन लगा ही दिया। उसके फोन उठाते ही मैंने तोप के गोले की तरह सवाल दाग दिया, प्रेजेंटेशन कैसा रहा? अच्छा रहा मम्मा। सुनते ही मेरे तन मन से मानो बोझ उतर गया। देखो मैंने कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। तू व्यर्थ ही घबरा रही थी। आज तेरी दादी अम्मा कहाँ गई? वो पास नहीं है क्या हिम्मत बढ़ाने को? मैंने चुहल करके उसका मूड हल्का करना चाहा, पर वह और भी गंभीर हो गई थी। मैं घर पहुंचकर बात करती हूँ, कहकर उसने फिर फोन काट कर दिया। अरे भाई, शाम की चाय मिलेगी या नहीं? लगता है यहाँ आकर गलती कर दी मैंने। यहाँ ना तो कोई सुनने वाला है ना अटेंड करने वाला। कमरे के बाहर चहलकदमी करती सुधा दीदी का स्वर कानों में पड़ा तो मैं दुपट्टा डालकर तेजी से बाहर की ओर लपकी। सुधा दीदी का बड़बड़ाना जारी था। मैं जवाब दिए बिना रसोई में घुसकर चाय बनाने लगी, साथ ही नाश्ता भी लगा दिया। हाथों के साथ साथ मेरा दिमाग भी तेजी से चल रहा था। अब दिमाग से निष्ठा उतर चुकी थी। ये सुधा दीदी भी अजीब है, हर वक्त बस सामने वाले में कमियां ही खोजती रहती है। आई है जब से मुझ में ही मदद मांग रही थी और अब मुझ में ही कमियां निकालने लगी। अभी मैं ये सब सोच ही रही थी कि निष्ठा का स्काइप पर कॉल आ गया। मैंने लपक कर कॉल रिसीव किया। घर पहुंच गई तू? सब ठीक तो है ना? कैसा छोटा सा मुंह लग रहा है। ना हो तो नाम्या को बुला ले, वह रुक जाएगी तेरे पास। नाम्या नाम्या नाम्या, नाम मत लो आप उसका मेरे सामने। निष्ठा बिफर गई तो मेरा जी धक से रह गया। क्यों, क्या हुआ? गलती मेरी ही थी जो उसकी हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा करती रही। उसके कहने में आकर मैंने सबसे किनारा कर लिया था। मुझे क्या पता था वह मेरे साथ ही ऐसा करेगी। जरा साफ साफ बताएगी? मैं अधीर हो उठी थी। सुधा दीदी बड़बड़ाना छोड़कर चाय का कप थामे कान लगाकर बैठ गई थी। बीच बीच में मेरे मोबाइल में झांकने का प्रयास भी कर लेती। मम्मा, प्रेजेंटेशन के 2-3 दिन पहले मैं काफी नर्वस थी। नाम्या को अपना मानकर मैंने अपनी नर्वसनेस उसके साथ शेयर की। मुझे क्या पता था वह इसका गलत फायदा उठाएगी। उसने मेरे सभी कलीग्स, यहाँ तक कि मेरे बॉस को भी बोल दिया कि निष्ठा जैसी बुजदिल, अनुभवहीन एम्प्लॉय कंपनी के लिए सही नहीं है। वह बाहर से आए डेलीगेशन के सम्मुख कंपनी की साख गिरा सकती है। प्रेजेंटेशन वाले दिन जब सौम्या ने मुझे ये बात बताई तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैं सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती थी कि नाम्या ऐसा कर सकती है। लेकिन फिर नागार्जुन, करुण आदि सभी ने यही बात दोहराई तो यकीन करना पड़ा। मैं और भी नर्वस हो गई थी। इस बीच आपका फोन आ गया, थोड़ी हिम्मत बंधी। प्रेजेंटेशन तो अच्छा गया मामा, पर मन बहुत खट्टा हो गया है। दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। सुधांशु बता रहा था नाम्या का तो स्वभाव ही ऐसा है। वह हर किसी में कमियां ही खोजती रहती है। उसे नहीं पता कि यही उसकी सबसे बड़ी कमी है। मेरी नजरें अनायास ही सुधा दीदी की ओर घूम गई। मन में सोचा, क्यों ना एक तीर से दो शिकार किए जाएं। निष्ठा बेटी, तुम्हारे दोस्त सही कह रहे हैं। होते हैं सभी दुनिया में इसी तरह के भी लोग। मक्खी का स्वभाव देखा है तुमने? एक पूरे सुंदर शरीर में मक्खी कहाँ जाकर बैठती है? एक छोटा सा भी घाव हो, क्योंकि इसका स्वभाव ही ऐसा है, हर कहीं गंदगी बुराई खोजने का। मैंने गौर किया, सुधा दीदी सकपका गई थी, मगर मैं जानबूझकर निर्लिप्त बनी रही। निष्ठा अभी भी असमंजस में थी। लेकिन मम्मा, नाम्या ने हमेशा मेरी हेल्प की है। मुझे समझ नहीं आ रहा उससे आगे दोस्ती रखनी चाहिए या नहीं। निष्ठा के चेहरे से उसकी परेशानी साफ झलक रही थी। मुझे उस पर दया आने लगी। पहले अपने चेहरे से तनाव हटाओ। तनाव में रहोगी तो पिंपल्स हो जाएंगे और रोगी तो रिंकल्स हो जाएंगे। इसलिए मेरी बच्ची, हमेशा स्माइल करो ताकि डिंपल्स हो। निष्ठा के साथ ही
मेरे समीप बैठी सुधा दीदी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। गुड, एक बात और, ऑफिस के काम का ज्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। इस बारे में एक मजे की बात प्रचलित है, तुझे बताती हूँ। प्राचीन काल में जो लोग अपनी नींद, भोजन, हंसी, परिवार और अन्य सांसारिक सुखों को त्याग देते थे, उन्हें ऋषि मुनि कहा जाता था। और आज कलयुग में उन्हें एम्प्लॉय ऑफ द मंथ कहा जाता है। वेरी ट्रू ममा। निष्ठा खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। मैं अपने प्रयास में कामयाब रही। उसे सहज देख कर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान खिल गई। नाम्या ने एकदम किनारा कर लेने की आवश्यकता नहीं है। उसे खुद ही अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। ऐसे लोग अधिक समय तक किसी के प्रिय नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जब मुझे समझ आया ऑफिस में सभी लोग इससे कटे कटे क्यों रहते हैं, मैं उसके जैसी हरगिज नहीं बनना चाहती। उसने तो मेरा प्रेजेंटेशन खराब कर मेरा करियर ही डुबो दिया होता। ऐसा कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची, तुम अपने लक्ष्य पर जरूर पहुंचोगी। लक्ष्य को भेदने से पहले तीर को भी थोड़ा पीछे घिसटना होता है, तभी वह आगे लक्ष्य की ओर बढ़ता है। जिंदगी में भी कई बार आगे बढ़ते हैं, कदम ठिठक जाते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं, पर फिर सही राह पकड़ लेते हैं। अरे बातों बातों में तुझे बताना ही भूल गई, बुआ आई हुई है। मैंने मोबाइल सुधा दीदी को पकड़ा दिया। प्रणाम बुआ, कैसी हैं आप? फूफा जी, दीदी और दीपू कैसे हैं? निष्ठा ने चहक कर पूछा। सब ठीक है, अपने अपने काम और पढ़ाई में व्यस्त हैं। बस मैं ही खाली दिमाग शैतान का घर हूँ। खैर छोड़, तुझे जब भी ऑफिस से छुट्टी मिले तो दिल्ली आने का प्रोग्राम बना लेना। तेरी माँ से भी यही कह रही हूँ कि हर बार मैं ही चली आती हूँ, कभी वह भी तो अपनी ननद को संभालने आए। कॉल खत्म होते होते सुधा दीदी किसी सोच में डूब गई थी। सोच रही हूँ रात वाली बस से निकल जाऊं। मेरे बिना सबको परेशानी तो हो ही रही होगी। अब ये लोग मुंह से ना बोले तो क्या हुआ, मैं समझती तो हूँ ही कि मेरे इस तरह कभी भी मुंह उठाकर चले आने से इन लोगों को पीछे दिक्कत तो आती ही होगी। तुम्हें भी परेशान कर देती हूँ मैं। नहीं नहीं, करती ही रह गई। पर सच कहूँ तो सुधा दीदी को अपने घर लौटने के लिए सामान बांटते देख मुझे अच्छा लग रहा था। सुबह का भूला शाम को घर लौट जाए तो खुशी तो होती ही है।